रशीद इंजीनियर कौन सा पॉलिटिकल लीडर है ना, उसकी जगह जेल में है, उसे जेल में ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हम बात करता है, उसे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता है और मैं भी नहीं मानता। वो तो एक अलगाववाद की बात करता है। आपने सुना कभी असेंबली में कभी उसने बेबूदी के लिए बात की? और असेंबली में या सड़क पे आके वो सिर्फ पाकिस्तान सेपरेटिज्म की बात करता है। सजाद गनी लोन साहब का भी कुछ पता नहीं चलता है। कभी वो यासीन मलिक का राग अलापते हैं, कभी मीरवाइज का राग अलापते हैं। मुझे लगता है कि वो हुर्रियत का एलिमेंट जो उनके अंदर है वो भी स्टिल वहीं पे है, इसीलिए वो ये चीजें बोलते हैं और उनसे ये चीजें निकल जाती हैं। यासीन मलिक की बहुत बड़ी एक तस्वीर उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट की और आज जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि भाई मीरवाइज के लिए वो बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक हुर्रियत का ही एजेंडा वो भी चला रहे हैं। इस प्रकार से आतंकवादियों की कमर टूटी और उन्होंने टीआरएफ नाम देके दोबारा से रिवाइवल का सोचा आतंकवाद में। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में वो फैमिलीज ने अपना रिवाइवल अलायंस करके सोचा। दो खानदानों ने यहाँ कश्मीर का खून चूसा था। जब कश्मीरियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उनके पास कोई बात नहीं रही, सियासत में उन्हें सिर्फ अपने फ्यूचर का अंधेरा दिखा, तो उन्होंने अलायंस करके टीएफए बनाया, पीएजीडी को जिसे हम टीएफए कहते हैं। बेसिकली कल कुलगाम में एक बहुत बड़ी रैली थी हमारी। वहां पे मैंने कहा है पीएजीडी नहीं है, ये टीएफए है। और यहाँ पे हर व्यक्ति अब टीएफए ही से बोलता है। टीएफए मीन्स टू फैमिली अलायंस। मैंने कहा जिस आतंकवाद को भारतीय सेना ने यहाँ पे कमर तोड़ी, जिस आतंकवाद का मकसद कश्मीर को लहूलुहान करना था, जब उसकी कमर टूटी तो उन्होंने उन पुरानी तंजीमों का नाम बदल के टीआरएफ रख दिया। उसी तरीके से जिस तरीके से दो खानदानों ने यहाँ कश्मीर का खून चूसा था, जब कश्मीरियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उनके पास कोई बात नहीं रही, सियासत में उन्हें सिर्फ अपने फ्यूचर का अंधेरा दिखा, तो उन्होंने अलायंस करके टीएफए बनाया, पीएजीडी को जिसे हम टीएफए कहते हैं। तो सेम जिस प्रकार से आतंकवादियों की कमर टूटी और उन्होंने टीआरएफ नाम देके एक दोबारा से रिवाइवल का सोचा आतंकवाद में, उसी तरीके से पॉलिटिक्स में दो फैमिलीज ने अपना रिवाइवल अलायंस करके सोचा, इसमें कोई शक नहीं। सर अभी जो है सजाद गनी लोन जैसे कॉन्फ्रेंस के रिपोर्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला और ट्वीट करके बताया कि जो हुर्रियत के सरबराह है मीरवाइज उसको रिलीज करना पड़ेगा हुकूमत को जल्द से जल्द। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, सजाद गनी लोन साहब का भी कुछ पता नहीं चलता है। बड़ी बदकिस्मती है, कभी वो यासीन मलिक का राग अलापते हैं, कभी मीरवाइज का राग अलापते हैं। मुझे लगता है कि वो हुर्रियत का एलिमेंट जो उनके अंदर है वो भी स्टिल वहीं पे है, इसीलिए वो ये चीज़ें बोलते हैं और उनसे ये चीज़ें निकल जाती है। आपने पीछे देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, यासीन मलिक की बहुत बड़ी एक तस्वीर उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट की और आज जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि भाई मीरवाइज के लिए वो बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक हुर्रियत का ही एजेंडा वो भी चला रहे हैं। एक जिसे हम कहेंगे कि पॉक स्पॉन्सर्ड एक यहाँ पे जो एलिमेंट था, उस एलिमेंट को बूस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो किसी गलतफहमी में है। इस वक्त जो यहाँ पे मरकजी हुकूमत है, ऐसे एलिमेंट को बिल्कुल आपने देखा होगा रूट आउट कर दिया है। सजाद गनी लोन साहब को भी ऐसी बातों से बाज आना चाहिए। कश्मीर एक नई दिशा में चल चुका है, न यहाँ पे यासीन मलिक की बोली चलेगी, न यहाँ पे मीरवाइज की बोली चलेगी। अगर सजाद गनी लोन साहब को चाहिए
तो वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करे, ये हुर्रियत की भाषा, मुझे लगता है कि यहाँ पे इसकी कोई स्पेस नहीं है इस वक्त। तो इसको टैग भी मिला है बीजेपी का, एक इसको टैग मिला सियाजुद्दीन। अगर उसे आप ये टेक दे देते हैं तो उसे ये समझना चाहिए कि बीजेपी क्या चाहती है और बीजेपी किस लाइन पे है। तो बीजेपी इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही ये मरकजी हुकूमत ये बर्दाश्त करेगी। और मुझे लगता है कि जो भी लोग ये टैग दे देते हैं उन्हें भी ये पता चलना चाहिए कि बीजेपी किस लाइन पे बात करती है, वो ये इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत सारे इलेक्शन आने वाला है, पॉलिटिकल लीडर अभी भी जो है जेलों में है। रशीद इंजीनियर की बात करें वो अभी भी जेलों में है। रशीद इंजीनियर कौन सा पॉलिटिकल लीडर है? वो तो एक अलगाववाद की बात करता है। आपने सुना कभी असेंबली में कभी उसने बेबूदी के लिए बात की? वो जब वहाँ पे अपने एरिया में जाता था वहाँ पे वो कभी गली सड़क पानी बिजली की बात करता था और असेंबली में या सड़क पे आके वो सिर्फ पाकिस्तान सेपरेटिज्म की बात करता है। उसे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता है और मैं भी नहीं मानता। उसकी जगह जेल में है, उसे जेल में ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पॉलिटिक्स जो है ये एक आम आदमी को सहूलियत के लिए है। एक आम आदमी की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको उजागर करके उनको समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। रशीद इंजीनियर के न मन में, न दिल में, न मस्तिष्क में ऐसी कोई बात है। उसकी जगह जेल में एक आम इंसान जो शरीफ इंसान है, जिसे अपनी कौम की खिदमत करने का जज्बा है, ये उन लोगों का काम है। वो सब खुले हैं और उनके लिए खुली स्पेस है, उनके लिए खुली जगह है। वो चुनाव लड़े न लड़े ये उन तक है। कल 5 अगस्त देखिए 5 अगस्त तो एक हिस्टोरिकल डे है, इसमें कोई शक नहीं है। 5 अगस्त एक 2019 को एक नई दिशा मिली है जम्मू कश्मीर को। जिन लोगों ने एक बीज बोया था यहाँ पे सेपरेटिज्म का, आतंकवाद का, और कुछ लोगों को गुमराह करते थे इंटीग्रेशन के नाम पे, उन सबको एक उस दिन एक सबक मिला है। और जम्मू कश्मीर की मैं कहता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोग इस डेट को याद करेंगे। 5 अगस्त को ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन यहाँ की मरकजी सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो था, शुरू से ही हमने कहा था कि 370 को हटाएंगे। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है इंटीग्रेशन के नाम से, उनको वो कम से कम एक दिशा और दशा तय होगी। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के लिए एक नई दिशा मिल चुकी है। भारत का अखंड भाग जम्मू कश्मीर है और यहाँ की मैं कहता हूँ कि हर चीज़ के लिए, यहाँ की हर समस्या के लिए, यहाँ की हर प्रॉब्लम के लिए हम सब इकट्ठे होके एक दिशा में चलेंगे। ये एक सबक हमें मिला है और 5 अगस्त मैं कहता हूँ कि सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी का नाम भी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद, इवन के आज़ादी के बाद, ये वाला जो एक रोग, ये वाली जो बीमारी कुछ लोगों ने यहाँ पे पैदा कर दी थी कुछ दिमागों में, उस बीमारी को बहुत बड़ा ऑपरेशन करके, बहुत बड़ी सर्जरी करके इस दिन खत्म किया गया है। इसलिए ये एक तारीखी दिन है, इसलिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। तो आप कश्मीर में